أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do the exercise continue and आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हम तीन मेथड्स को एटलीस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के। प्लांट एसेट की डेप्रिसिएशन की स्टेज है। हमने लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन मेथड का स्केजुअल बनाया था, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का स्केजुअल बनाया था और जो है हमने सिंपली 150 जो है परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का स्केजुअल जो है वो बनाया था। आज एक और जो हमारे पास मेथड है यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन यूज़ किया। सो इसको रीड करते हैं। मिलर इनकॉर्पोरेशन परचेज अ ट्रक टू यूज फॉर डिलीवरीज and is attempting to determine how much depreciation expense would be recognized under three different methods. The truck cost $20,000 and is expected to have the value of $4,000 at the end of 5 years life. 5 साल के बाद जो है उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, वो 4,000 रह जाएगी। सो अगर इसको थोड़ा सा लिस्ट डाउन करें तो परचेज प्राइस जो है इसकी ट्रक की वो है जी $20,000 और उसकी रेसिडुअल वैल्यू जो है दैट इज $4,000 5 साल के बाद। सो डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है वो आ गई जी 20,000 माइनस 4,000, तो ये बनी आपकी $16,000। Truck is expected to use at the rate of 10 miles in a first year। ठीक है, पहले साल में जो ट्रक इसका इस्तेमाल है वो है जी 10,000 माइल्स। ठीक है, 10,000 माइल्स। सेकेंड ईयर में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो 20,000 माइल्स है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, ठीक है, 20,000 माइल्स है। और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में इसका जो इस्तेमाल है, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में इसका इस्तेमाल है 15,000 माइल्स। तो चलिए 30,000 माइल्स हो गया और 40 ये आ गया आपके 70 एंड टोटल जो आपके पास टोटल जो इसका यूज़ है 5 सालों में वो 80,000 माइल्स तक ये टोटल चलेगा ट्रक। सो ये क्वेश्चन है आपका, ये उसकी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। डिटरमिन the amount of depreciation expense that will be recognized under each of the following depreciation methods in the first and second year। सिर्फ हमने जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है हर एक मेथड की। ट्रक यूजफुल a full year's depreciation will be recognized, मतलब इसमें हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थी। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट होगी। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है स्ट्रेट लाइन में एक ही बार हम रेट डिसाइड कर लेते हैं और थ्रू आउट दी 5 ईयर्स हमारा एक ही रेट जो है वो रहना है। तो स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन है फॉर बोथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है दोनों सालों के लिए फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वो क्या होगा, सिंपली
हमारा जो डेप्रिसिएबल इनकम है, ठीक है, डेप्रिसिएबल इनकम, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, सॉरी इनकम की बात हमेशा करता हूँ, डेप्रिसिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है इसकी $16,000। $16,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5 सालों की वो आएगी जी $3,200 पर ईयर, मतलब पहले 2 सालों की भी 3,200 ही आपकी आएगी। सेकंड मेथड है हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग मेथड। इसमें दोनों सालों की सेपरेट निकलेगी हमारी। सो हमारी जो ईयर है, ईयर फर्स्ट में कंप्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है डेप्रिसिएबल इनकम, ये टोटल कॉस्ट के ऊपर होता है 20,000, ठीक है। पहले साल की 20,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपके स्ट्रेट लाइन का रेट है, ठीक है, उस रेट मतलब स्ट्रेट लाइन का जो रेट आएगा आपके पास, उस रेट को हम डबल कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का, लेट से मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस के थोड़ा सा नोट, एक रफ नोट बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन जो रेट है, स्ट्रेट लाइन रेट है जो वो है जी, अब 5 इयर्स हैं तो 5 इयर्स का स्ट्रेट लाइन रेट निकलेगा 1/5। अगर 6 ईयर होता 1/6 हो जाता, अगर 3 इयर्स होता 1/3 हो जाता। तो स्ट्रेट लाइन रेट आपका आ रहा है 0.20 विच इज इक्वल टू 20%, ठीक है। और इसका जो डबल डिक्लाइनिंग रेट है वो हो जाएगा जी 40%, ठीक है। डबल डिक्लाइनिंग रेट आपके पास 40%। तो 20,000 पहले साल का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। तो जब हम 40% लेंगे तो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमारा फर्स्ट ईयर का आएगा दैट वुड बी 8,000, ठीक है। 8,000 आएगा। एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी पहले साल 8,000 ही होगी, और बुक वैल्यू जो हमारी फर्स्ट ईयर में होगी वो आ जाएगी आपकी 20,000 माइनस 8,000, तो बुक वैल्यू आपकी आ गई जी $12,000, ठीक है। सेकंड ईयर अब बुक वैल्यू जो रह गई है $12,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 40% से, ठीक है। तो 40% से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा दैट वुड बी $4,200। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी हो जाएगी 12,000 4,800, सॉरी मिस्टेक, 4,800। तो accumulated depreciation $12,800 एंड बुक वैल्यू उस हिसाब से हमारी कम हो जाएगी, तो वो आ जाएगी $7,200।
थर्ड मेथड है जी हमारे पास यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसका जो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कैलकुलेट होगा एट द एंड, जो हमारे जो माइल्स हमने ड्राइव किया है, ठीक है, जो यूटिलाइज किया है, ऊपर मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पर। सो उसने बताया हुआ है कि जो ट्रक एक्सपेक्टेड एट द रेट ऑफ 10,000 माइल्स, ठीक है। सो हमारा जो एनुअल कंजम्पशन है ट्रक की, ठीक है, माइल्स ड्रिवन जितने भी साल के दौरान होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर माइल। अब ये तो माइल्स ड्रिवन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट पर माइल हमने फाइंड करना है। तो रेट पर माइल जो है वो कैसे आएगा हमारे पास डेप्रिसिएबल इनकम है, सो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूजफुल यूनिट्स, ठीक है, टोटल यूजफुल माइल्स भी कर सकते हैं। सो डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो अगेन दैट इज $16,000 डिवाइड बाय टोटल जो उसका है यूजेज, वो है जी 80,000 माइल्स। यहाँ से फाइंड किया हमने 80,000 माइल्स, वो टोटल 5 सालों में चलेगी, ठीक है। तो रेट जो आया वो हमारे पास वो आया जी ऑलमोस्ट 0.20 पर माइल जो है हमारा रेट आएगा। रेट पर माइल हमारे पास कितना आ जाएगा, $0.20। सो फर्स्ट ईयर जो जितने माइल्स चलेगी, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फर्स्ट ईयर का, इन वैसे कर लेते हैं जैसे कंप्यूटेशन कर रहे हैं। ईयर 1 कंप्यूटेशन, तो पहले साल क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया है कि पहले साल जो ट्रक चलेगा वो चलेगा 10,000 माइल्स, ठीक है। 10,000 माइल्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर माइल, और वो आया आपके पास 0.20 किया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपका आ गया $2,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपकी जो है वो आ जाएगा जी $2,000, और बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आ जाएगी जी $18,000।
सेकेंड ईयर उसने कितने माइल्स चलना है, 20,000 माइल्स उसने चलना है, और उसका जो रेट पर माइल है वो है जी 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी 4,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास है 6,000, 20,000 में से 6,000 माइनस किया तो आपके पास कितना आया, $14,000 जो है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गई। ये था जी 2 सालों का डेप्रिसिएशन। बी पार्ट में वो कह रहा है प्रिपेयर द प्लांट एसेट section of the balance sheet at the end of the second year of the asset useful life under the double declining balance method, assuming that the truck is the only plant asset owned by Millers Incorporation. So हमने बैलेंस शीट में किस तरह डेप्रिसिएशन को शो करना है। सेकंड ईयर में हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं और बैलेंस शीट में हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सिंपल हमने उसकी डिपिक्शन बता देनी है कि हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो हमारे पास एक छोटा सा सेक्शन हम बना देते हैं। 2 सेक्शंस होते हैं। देयर आर ठीक है, यहाँ पर आते हैं आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है। ठीक है, एसेट साइड पे ये शो कैसे होगा, एसेट साइड पे हम देखते हैं इसका नाम उसने जो है वो ट्रक है। ठीक है, ट्रक के तौर पर ही हम इसे लेंगे तो एसेट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये मोस्टली फिक्स एसेट्स में आएगा। फिक्स्ड एसेट, अगर आप अलग से सेगमेंट दे रहे हैं फिक्स एसेट। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग इसको लिखते हैं जी ट्रक। ठीक है, ट्रक की कॉस्ट कितनी है, $20,000। इसमें से लेस करेंगे accumulated depreciation एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और जो हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में सेकेंड ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यूज करेंगे। दैट इज 12,800, और आपके पास जो बैलेंस बच जाता है वो है जी $7,000, 7,200। ठीक है, ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सी पार्ट में अब वो क्या कह रहा है, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है और इसमें है जी बाय विच ऑफ द थ्री मेथड्स is it not possible to determine the actual amount of depreciation expense prior to the end of each year? What uncertainty cause this to be true? So, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन का जिसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप साल के शुरू में ही डेप्रिसिएशन निकाल लें। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी आप साल के शुरू में जैसे ही आपकी कॉस्ट पता लग जाती है आप अगले 5 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में भी आपको जो है वो 5 सालों का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। जबकि एक मेथड है यूनिट ऑफ एक्टिविटी जिसके अंदर जब तक वो साल पूरा उसका गुजरेगा नहीं, साल के एंड पे जब तक उसके माइल्स पूरे नहीं होंगे, लेट्स से अब एक ट्रक है, ट्रक ने जब तक ये तो 10,000 एक किस्म के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अजम्पशन के तौर पे दिया हुआ है। लेकिन ट्रक ने अगर टोटल 80,000 माइल्स चलना है और पहले साल में वो 6,000 माइल सिर्फ मील चलता है, तो डेप्रिसिएशन उसकी 6,000 मील पे कैलकुलेट होगी, 10,000 पे नहीं कैलकुलेट होगी। मतलब जितने वो माइल्स चलेगा और एट द एंड हमें पता चलेगा
कि हमारा एसेट कितना यूटिलाइज हो चुका है, तब ही हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। हम वैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, साल के शुरू में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो द यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड इज टाइड टू द माइल्स ड्रिवन, ठीक है, रादर देन कैलेंडर टाइम। जितना माइल्स ड्राइव होगा उतना होगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे डिटरमिन होगा, शुरू में डिटरमिन नहीं होगा। इट कैन नॉट बी डिटरमिन प्रायर टू द यूजेज ऑफ द एसेट। सो इसी कैलकुलेशन की वजह से जो उसकी लाइफ है उसका पता होना चाहिए कि हमने ये टोटल तो पता लग जाता है, टोटल तो एस्टिमेट हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि हर साल इसने कितना चलना है। क्वेश्चन की हद तक तो ठीक है, लेकिन जितना अब लेट्स से पेंडेमिक की सिचुएशन है, ड्राइविंग वैसे ही बंद हो गई, तो आप लोगों को वैसे ही नहीं ट्रक चलने, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसमें आप जितना चलेगा उतनी डेप्रिसिएशन उसकी आप कट हो गए। सो दिस इज दी थ्री मेथड्स जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, और नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने जो है देखा था कि जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जिस तरह कमी आती है उसमें डिप्लीशन होती है। अच्छा, नाउ अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ताकि हम डिप्लीशन को अपने पास एंटर कर सकें, और डिप्लीशन को हम किस तरह एंटर करते हैं। So, a shelter mining company purchased the Northern Tire mine for $21 million cash. The mine was estimated to contain 2.5 million ton. ठीक है, अच्छा, जो अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि क्या यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली व्हाट हैपेंस देयर कि एक कंपनी है शॉल्टर माइनिंग ने एक नॉर्दर्न टेयर माइनिंग जो है वो माइन खरीदा है, एक कान उसने खरीदी, और उसने उसमें वो जो कान खरीदी दैट इज़ फॉर, जो परचेज प्राइस जो है उसकी दैट इज़ 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख की उसने माइन खरीदी, पेमेंट की। Mine was estimated to contain 2.5 million tons of ore. ठीक है, जो उसमें और है टोटल जो उसकी और है, टोटल कैपेसिटी जो है वो उसकी है जी 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख उसके अंदर जो है वो और पड़ी है, धात पड़ी है उसका। रेजिडुअल वैल्यू, सारा कुछ इस्तेमाल होने के बाद जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी वो है जी 10 लाख डॉलर्स, 1 मिलियन डॉलर्स। तो जो उसकी डिप्लीटेबल अमाउंट है, डिप्लीटेबल कॉस्ट जो है वो आ जाती है जी 22 करोड़ 10 लाख माइनस 10 लाख, सिंपल। तो ये बन जाती है जी आपकी 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 20 मिलियन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर व्हाट हैपन, पहले साल में फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, उन्होंने जो एक्सट्रैक्ट किया, और कितना और एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने, 50,000 जो टन है, टोटल जो है वो 25 लाख टन निकल सकता है। पहले साल में उन्होंने 50,000 टन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, और जब वो 50,000 टन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, वो 50,000 टन फौरन ही उसमें से
40,000 टन जो है वो उन्होंने निकाल के सेल कर दिया। उनका काम ये है, उनका बिजनेस क्या है, शेल्टर माइनिंग का बिजनेस क्या है कि वो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं और को एक्सट्रैक्ट करके वो सेल करते हैं। सो फॉर देम और इज दी इन्वेंट्री जो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका काम है कि उन्होंने वो बेचना है निकाल के, ठीक है। उनके लिए वो एक किस्म की क्या है, इन्वेंट्री है। सो वो परचेज उन्होंने माइन परचेज किया, उसमें से जब वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो उनकी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी। और जैसे जैसे वो एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, वो जो माइन की टोटल वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द बिजनेस ऑफ शेल्टर माइनिंग। और इनके पास एक प्लांट एसेट आया है, एक नेचुरल रिसोर्स आया है, और उस नेचुरल रिसोर्स में से जितना वो पार्ट निकालेंगे वो उनकी क्या बनता जाएगा, इन्वेंट्री बनता जाएगा, ठीक है। मतलब उनका प्लांट जो है, जो उनका टेयर माइन जो है, उसमें से वो जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो एक्सट्रैक्शन उनके बिजनेस में क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगा। मतलब वो एक प्लांट एसेट खरीदा है उन्होंने, प्लांट एसेट से जब वो एक्सट्रैक्शन करेंगे और को, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री में, और ये बन जाएगा आपका करंट एसेट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्लांट एसेट से हम लोग उसको सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या पास करनी है कि रिकॉर्ड द डिप्लीशन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर डिप्लीशन कितनी हुई है, 50,000 टन से, क्योंकि हमने 50,000 टन जो है वो निकाल लिए। 50,000 टन हमने उसमें से क्या निकाल लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, कहाँ से, टेयर माइन में से। तो इसकी एंट्री होगी जब हमने एक्सट्रैक्ट किया और वो हमारी क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई। हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, इधर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। दैट्स वेरी बैड। सो फर्स्ट ईयर की हम डिप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर की डिप्लीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो टोटल डिप्लीटेबल कॉस्ट है, वो डिप्लीटेबल कॉस्ट हमारे पास आ गई है जी पर यूनिट। जो हमारी डिप्लीशन है पर यूनिट, हम जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो डिप्लीशन पर टन, डिप्लीशन डिप्लीशन पर टन हम फाइंड करेंगे। डिप्लीटेबल कॉस्ट थी हमारे पास 2 करोड़। ठीक, 2 करोड़, 2 करोड़ को डिवाइड करेंगे। अब ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल कैपेसिटी जो है उसके अंदर वो है जी 2.5 टन ऑफ ओर उसमें से निकाली जा सकती है। तो हमारे पास जो पर टन हमारी आ जाएगी कॉस्ट पर टन जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2.5, मतलब 25 लाख टन। पर टन जो हमारी कॉस्ट है दैट इज $8 पर टन, जो हमें डॉलर पे करना पड़ रहा है। हमारी कॉस्ट लग रही है पर टन, वो हमारी लग रही है कितनी, डिप्लीशन पर यूनिट हमारी आ गई 8
डॉलर पर टन हमारे पास ये आ गया। अब हम फर्स्ट ईयर की डिप्लीशन जो है वो, ठीक है, डिप्लीशन भी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट ईयर की हमारी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री कितनी है, हमने यूनिट निकाले, जो हमारी कॉस्ट आएगी। हमारी जो इन्वेंट्री है फर्स्ट ईयर में हमने 50,000 टन जो हैं वो निकाले हैं। तो 50,000 टन की जो कॉस्ट पड़ी, तो वो प्राइस पर यूनिट हमारे पास थी $8। ठीक है, $8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया जी 4 लाख, 4 लाख टन जो है हमारे पास आ गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, डॉलर ये नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अब एंट्री पास करते हैं। हमारे पास आ जाएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4 लाख से। accumulated depletion, फोर लाख। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टू रिकॉर्ड the depletion of their mine। ओके, अब यहाँ पर डिप्लीशन एक्सपेंस नहीं आया, उसकी वजह ये है, वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता होता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेंट्री है। मकसद ये है कि जब हमने जो है वो धात निकाल ली, मतलब टेयर माइन से हमने एक्सट्रैक्शन कर ली, वो जो एक्सट्रैक्टेड चीज़ है, वो एक्सट्रैक्टेड चीज़ हमने निकालते साथ ही क्या करनी है, बेचनी है। वो जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, वो एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारी इन्वेंट्री बन जाएगी, वो हमारी कॉस्ट नहीं बनेगी, वो हमारी इन्वेंट्री बन जाएगी। और उस इन्वेंट्री को हमने सेल करना है। ये है हमारा प्लांट एसेट जो है वो हमारा करंट एसेट बन जाएगा, और इस करंट एसेट को हमने क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लाइक डिप्लीशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम ये इन्वेंटरी निकालते जा रहे हैं, ये टेयर माइन में से कैपेसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे इन्वेंटरी हम निकाल रहे हैं, उसमें से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसकी डिप्लीशन हो रही है। हम डिप्लीशन पर यूनिट भी कह सकते हैं उसको, पर टन डिप्लीशन कॉस्ट भी कह सकते हैं, हम पर टन उसकी कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पर टन आपका कितना रेट चल रहा है, वो $8 आपका चल रहा है। पर टन रेट भी उसे कह सकते हो, इन्वेंटरी का रेट भी कह सकते हो, पर टन आप उसे डिप्लीशन भी कह सकते हो इसको। तो ये डिप्लीशन मतलब टोटल जो आपके टेयर माइन है उसके अंदर डिप्लीशन कितने की हो रही है, 8 टन जो है पर और जो है वो $8 आपको लग रहा है, और $8 के हिसाब से आपकी अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है, अगर आप जिस तरह टन उसमें से निकालते जा रहे हो। तो दिस इज हेयर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जब वो रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, वो रिसोर्सेज हमने आगे बेचने हैं। जिस तरह यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बताया, उसने कहा जी 50,000 टन जो हैं वो हमने निकाल लिए। 50,000 टन जब हमने उसमें से निकाल लिए, और हर टन के ऊपर जो हमें रेट पड़ रहा है वो पड़ रहा है $8। ये डिप्लीशन भी कह सकते हैं और इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये $8 के हिसाब से हमने 50,000 टन जो हैं वो पहले साल में एक्सट्रैक्ट किए, और वो निकालने के बाद हमने फौरन 40,000 टन जो हैं वो सेल भी कर दिए। मतलब 40,000 टन क्या मतलब हो गया, हमने जो 50,000 टन हमने एक्सट्रैक्ट किए ना, तो उसमें से 40,000 टन हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। मतलब हमारा जो थ्री लाख
3 लाख ऑलमोस्ट 3,20,000 जो है, $3,20,000 के हमने इन्वेंट्री जो है वो सेल कर दी। बाकी 80,000 की इन्वेंट्री हमारे पास अभी पड़ी हुई है, जो हमने क्या करनी है, सेल करनी है। ये अभी हमारी सेल नहीं हुई, इतने की हमारी सेल भी हो गई। ठीक है, अब वो प्राइस क्या सेट किया वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का पार्ट ये है कि हमने 50,000 उसमें से एक्सट्रैक्ट किया और 50,000 में से 40,000 निकाल के हमने सेल भी कर दिया। 10,000 टन जो है वो अभी भी हमारी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आप जर्नल एंट्री तो पास होगी। जर्नल एंट्री है कि डिप्लीशन की एंट्री है। इन्वेंट्री बन गई, हमने अपना जो है और एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा इन्वेंट्री का पार्ट बना। इन्वेंट्री बढ़ी तो वो डेबिट हो गई और एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। शो हाउ द नॉर्दर्न टेयर, और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसके अंदर आपका जो एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं, जो कोल माइन वाली कंपनीज हैं, जो दूसरी कंपनी, उनका मेन बिजनेस होगा जिनका उन्होंने माइन खरीदा। या तो अगर ये इसका मेन बिजनेस ना होता तो फिर हम शायद इसमें डिप्लीशन कॉस्ट को यूज कर लेते, डिप्लीशन कॉस्ट करते, लेकिन ये उसका मेन बिजनेस है। उसने एक्सट्रैक्ट करके यही चीज जो है आगे क्या करनी है, अपने कस्टमर को सेल करनी है। जब वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है वो उसकी इन्वेंट्री का पार्ट बनता जा रहा है। ठीक है, और वो उसने उसको क्या करना है, सेल करना है। आपका प्लांट एसेट आपके करंट एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। शो हाउ द नॉर्दर्न टेयर, सेक बी पार्ट पढ़ रहा हूँ। शो द हाउ द नॉर्दर्न टेयर जो है, हाउ द नॉर्दर्न टेयर माइन एंड इट्स accumulated depletion would appear in the shelter माइनिंग कंपनी बैलेंस शीट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। अब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, हम एसेट साइड बना लेते हैं। ठीक है, एसेट्स साइड हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इस साइड पे लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी क्या आ गई, एसेट साइड आ गई। ठीक है, एसेट साइड में हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज नॉर्दर्न टेयर माइन, नॉर्दर्न टेयर माइन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी कॉस्ट है थी हमारे पास 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख, उसमें से लेस की हमने अक्यूमुलेटेड अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन हमने माइनस की। वो आ गया जी हमारे पास 4 लाख। 4 लाख हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे माइनस किया तो हमारे पास बचा जी 2 करोड़ 2 करोड़ 6 लाख। ये जी हमारे पास जो है, हम पहले साल के एंड पे अपने एसेट्स में इसको इस तरह शो करेंगे। C part, will the entire amount of depletion computed in part A be deducted from the revenue in the determination of the income for the year? Definitely not. What happened here is कि हमने जो है वो 50,000 टन इन्वेंट्री निकाली, उसको ही एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन में डाला। उसमें से जो सेल हुई वो सिर्फ कितनी हुई है, 40,000 टन। सो जो बैलेंस शीट में आप एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके जाओगे, वो ये अमाउंट लेके जाओगे, ये वाली अमाउंट नहीं लेके, क्योंकि आपके 50,000 सेल नहीं हुए। रेवेन्यू में से जो डिडक्शन होगी वो 40,000 टन की होगी, क्योंकि बिके कितने हैं, 40,000 टन। 40,000 टन की आपकी रेवेन्यू में से डिक्रीज होने चाहिए। 50,000 के आपके डिक्रीज अभी नहीं होने चाहिए। रेवेन्यू पे प्रेशर आप ना डालें। जो आपके सेल हुए हैं उनको आप जो है उनकी कॉस्ट आप रिकॉर्ड करोगे, बाकियों की आप कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिकेट हाउ द जर्नल एंट्री इन पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए की जो जर्नल एंट्री है, इफेक्ट्स द कंपनी करंट रेशियो, इट्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज को करंट रेशियो कहा जाता है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, जिनकी उम्र जो है, जिनकी लाइफ जो है 1 साल से कम होती है। लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी, जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, वो आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। Do you believe that the activities summarized in the entry do in fact make the company any more or less liquid? Explain.
क्या कंपनी ज़्यादा, अच्छा लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं, ज़्यादा करंट एसेट्स हैं कि कम करंट एसेट्स हैं। ऐसी लिक्विडिटी मतलब कि वो जल्दी अपनी चीज़ों को लिक्विड, जितना एसेट आपका लिक्विड होगा इसका मतलब है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी ये लिक्विड नहीं है, ये जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन आपका जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनको लिक्विड एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स कहा जाता है। लिक्विड जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं जो बहुत ही जल्दी आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट ज़्यादा होते हैं कि नहीं। अच्छा, पार्ट ए की जो एंट्री है उसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका प्लांट एसेट जो है वो आपके करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी के पास जो है करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। जब करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो करंट एसेट जब इंक्रीज होंगे तो वो कंपनी की लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे। कंपनी के पास लिक्विडिटी कम थी, अब उसमें से जो प्लांट एसेट्स हैं उनको करंट एसेट में जब इन्वेंट्री बढ़ रही है तो कंपनी की करंट रेशो क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब लाइबिलिटीज के अगेंस्ट एसेट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि आपके पास लेट से जो उसने जो करंट रेशो का फॉर्मूला बताया है, करंट रेशो का फॉर्मूला बताया है वो बताया है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये बताया और ये अच्छा होता है अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हों करंट लाइबिलिटीज से, तो कंपनी के लिए अच्छा होता है क्योंकि कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को आराम से जो है वो पूरा कर सकती हैं। तो फर्स्ट ईयर में लेट से जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, इसको मैं सी ए कह देता हूँ और इसको मैं जो है वो सी एल कह देता हूँ। करंट एसेट जो हैं वो आपके थे जी $50,000 प्रीवियस ईयर में। ठीक है, $50,000 से, और नेक्स्ट ईयर में और करंट लाइबिलिटीज भी आपकी कितनी थी, $50,000। तो आपकी करंट रेशियो जो है वो कितनी हो गई, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, 50,000 डिवाइड बाय 50,000। तो आपकी जो है आप तकरीबन पूरा पूरा ही कर रहे हो। $1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास एक एसेट है, $1 का एसेट है, मतलब 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, करंट रेशियो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, $1 नहीं 1 आ रही है, 1 की करंट रेशियो। अब जब ये आ गया, हमने जब ये कन्वर्ट किया है, ठीक है, इन्वेंट्री में, तो अब हमारे पास इन्वेंट्री आ गई 4 लाख की, प्रीवियस ईयर में 50,000 की थी। तो अब हमारे पास इन्वेंट्री आ गई कितनी, 4 लाख की। तो ये हो गया जी 4,50,000। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी हमारी 50,000 की ही है। सही है, तो अब ये आपके पास जो है ये 4,50,000 हो गया और ये 50,000 ही है, तो ये आपके पास आ गए 9, मतलब 9 टाइम्स। अब आपके करंट एसेट जो है 9 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं करंट लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो एकदम बढ़ गई। ये वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, इतना नहीं ज़्यादा बढ़ते तो लाइबिलिटीज भी साथ बढ़ती थी, वैसे एग्जांपल के तौर पे कि लिक्विडिटी बढ़ गई, आपके पास करंट एसेट्स का इजाफा हो गया। डी पार्ट में ये कह रहा है। बहरहाल दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। जो मेन आइडिया आपने ज़हन में रखना है जो पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एंट्री। आपके पास एंट्री होनी चाहिए, एंट्री आनी चाहिए, और उसके बाद डिप्लीशन कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट या डिप्लीशन पर यूनिट, पर टन डिप्लीशन या कॉस्ट पर टन, वो आपको पता होना चाहिए कैसे निकलना है, और इसको किस तरह हम लोगों ने बैलेंस शीट में शो करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और उसको आपने समझ लिया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया होगा तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। Thank you very much, Fee Manila.